हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स का इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन जनरल एनाटॉमी और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और उसको हमने ऑलरेडी पब्लिश भी कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार ज़रूर जाकर उसको देख लें सो दैट कि आप लिंक ईजिली इस्टेब्लिश कर सकें। आज का जो वीडियो है वो वीडियो लेक्चर नंबर 2 है, जहाँ पर हम डील करने वाले हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। यानी ये जो टर्म्स होते हैं, जो एनाटॉमिकल टर्म्स होते हैं, यूजुअली जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं ये इन टर्म्स का यूज़ करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, या हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की क्या है, वोकैब है। यानी जैसे सपोज करो आपने देखा होगा दो डॉक्टर्स आपस में बात करते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो वही जो टर्म्स होते हैं उन टर्म्स को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, जिसके अंदर आज हम डील करेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन एंड एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में। तो डायरेक्टली लेक्चर पर मूव करते हैं। उससे पहले ये आज जो भी हम लेक्चर का जो पीडीएफ डेवलप करेंगे वो डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और जल्दी ही हम अपना कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। तो मूव करते हैं डायरेक्टली अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर कुछ टर्म्स है, कुछ बोल सकते हैं स्पेसिफिक वर्ड्स है जिनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यूजुअली हम क्या करते हैं उसको आम बोलचाल में कुछ अलग तरीके से यूज़ करते हैं, बट एनाटॉमी के अंदर उसका कुछ अलग मीनिंग है। तो वन बाय वन डील करते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं हेड, नेक, ट्रंक में। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हेड है। यूजुअली क्या होता है, हेड के अंदर हमारे पास दो चीज़ें डील करते हैं, यानी हेड के अंदर हमें दो चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, एक क्या है, हेड के अंदर स्कल होगा, स्कल या जिसको हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, फेस होगा। फेस में भी ये सबसे क्या होगा, सबसे ऊपर वाला ये फोर हेड होगा। ठीक है, ये आपका फोर हेड है। उसके बाद ये आपका क्या है, चिक है। ये चिन हो गया, ये लिप्स हो गया, ये नोज़ हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। उसके बाद ये क्या है, आपका नेक है, और नेक के नीचे ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रंक बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जो ट्रंक है, इस ट्रंक को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रंक के अंदर सबसे जो अपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं थोरैक्स। ठीक है, थोरैक्स के जस्ट नीचे होता है एब्डोमेन, एब्डोमेन, और उससे जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, आपका पेल्विक, पेल्विक रीजन होता है। तो ट्रंक को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो इधर ये डायफ्राम से ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसको थोरैक्स या चेस्ट बोलते हैं। डायफ्राम से नीचे वाला पार्ट जो होगा उसको एब्डोमेन बोलेंगे, और जो सबसे लोअर वाला पार्ट है इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं पेल्विक रीजन, जहाँ पे जेनाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर आपको फिर अपर लिम और लोअर लिम देखने को मिलता है। अब अपर लिम की अगर हम कहानी समझें तो ये जो अपर लिम की जो स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं शोल्डर। तो ये शोल्डर से स्टार्ट होता है, यानी शोल्डर जॉइंट से अपर लिम स्टार्ट होगा। शोल्डर जॉइंट और एल्बो के बीच में, शोल्डर जॉइंट और एल्बो के बीच का ये जो पार्ट होता है हम इसको आर्म बोलते हैं। बट कॉमन लैंग्वेज में अगर आपने देखा होगा तो आर्म का मतलब क्या है, हम इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक को आर्म यूजुअली बोलते हैं, बट ये गलत है। बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको इसके लिए बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा कि आर्म क्या है, शोल्डर और एल्बो जॉइंट के बीच का जो पार्ट है वो हमारा आर्म है। उसके अलावा एल्बो और रिस्ट के बीच में ये वाला पार्ट आपका रिस्ट है। तो ये एल्बो और रिस्ट के बीच वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं फोर आर्म। ये ध्यान रखना है। रिस्ट के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम हैंड बोलते हैं। कभी कभी हम आम बोलचाल में हैंड का मतलब ये पूरा का पूरा ही समझ लेते हैं, पूरे अपर लिम को हम हैंड समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। रिस्ट के नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, आपका हैंड कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना है, अब हैंड के अंदर आपको दो सरफेसेस देखने को मिलते हैं। ये जो पाम वाला फेस है, अगर पाम वाला फेस आपको दिख रहा है तो इसको बोलते हैं पामर, पामर सरफेस, सरफेस ऑफ हैंड, ये पामर है। और जस्ट इससे पीछे वाला, अगर हैंड का पीछे वाला पार्ट देखें तो उसको बोलते हैं डॉर्सम, डॉर्सम ऑफ हैंड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक होगा पामर ऑफ हैंड और दूसरा होगा डॉर्सम ऑफ हैंड। ठीक है, नेक्स्ट सेम एज अगर नीचे की बात करें तो लोअर लिम की बात करें तो लोअर लिम की स्टार्टिंग यहाँ से हिप जॉइंट से स्टार्ट हो जाती है, यानी हिप से स्टार्ट हो जाती है, हिप जॉइंट से। हिप जॉइंट और नीज के बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थाइज बोलते हैं या थाई बोलते हैं।
उसके बाद नी और एंकल के बीच वाला जो पार्ट होता है उसको लेग बोलते हैं। यूजुअली हम लेग का मतलब क्या समझते हैं, ये पूरा लोअर लिम्ब ही क्या है, लेग है। बट लेग हमारे लिए क्या होगा, नी और एंकल के बीच वाला पार्ट क्या होगा, आपका लेग होगा। एंकल के नीचे वाले जो पार्ट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, फुट बोलते हैं, ठीक है। अब फुट के अंदर भी अब आपको क्या है, दो सरफेस देखने को मिलेगा। ये जो अपर वाला सरफेस है इसको बोलेंगे डॉर्सम, इसको बोलेंगे डॉर्सम ऑफ फुट। और जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है, जिसको सोल वाला पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, प्लांटर, प्लांटर सरफेस ऑफ फुट। ये प्लांटर सरफेस होगा फुट का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, सो दैट कि हम इजीली एनाटॉमी को डिस्क्राइब कर सके और आपको ये पता चले कि अगर मैं आम बात कर रहा हूँ तो आम का मतलब ये नहीं हुआ पूरा अपर लिम्ब आम नहीं कहलाएगा। आम का मतलब क्या है, शोल्डर और एल्बो के बीच का पार्ट हो गया। अगर मैं फोर आर्म बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है, रिस्ट और एल्बो के बीच के पार्ट के बारे में बात बोल रहा हूँ। अगर मैं लेग बोल रहा हूँ तो लेग आपको पता होना चाहिए कि लेग क्या है, नी और एंकल के बीच वाला पार्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। अब एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, जनरली इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, एक हाइपोथेटिकल या एक इमेजिनरी पोजीशन है। कोई भी आदमी एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं होता है। ये क्या है, एक बोल सकते हैं इमेजिनरी पोजीशन है, एक हाइपोथेटिकल पोजीशन है। इस पोजीशन का यूज़ क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में। तो यूजुअली ये जो एनाटॉमिकल पोजीशन है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की लाइफ में, या बोल सकते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं टर्म है एनाटॉमिकल पोजीशन। क्योंकि अगर कोई पर्सन एनाटॉमिकल पोजीशन है, कोई भी हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, वो एनाटॉमिकल पोजीशन में ध्यान, एनाटॉमिकल पोजीशन को ध्यान में रख कर ही कर रहे हैं। चाहे आपका पेशेंट लेटा हुआ हो, बैठा हो, खड़ा हो, वट एवर बी द पोजिशन ऑफ द पेशेंट इज, आपको हमेशा ये कंसिडर करके चलना है कि आपका पेशेंट क्या है, हमेशा एनाटॉमिकल पोजीशन में ही है। क्योंकि जैसे जैसे अब मगर पेशेंट या फिर ह्यूमन की पोजीशन बदलती है तो उसका डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ जो रिलेशन है वो भी बदल जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था एनाटॉमी की डेफिनेशन में कि एनाटॉमी के अंदर हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी नहीं करते, उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन भी स्टैब्लिश करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। अब क्योंकि जब पोजीशन ऑब्जेक्ट की या फिर बोल सकते हैं पर्सन की बदलती है तो उससे रिलेटेड उसका जो रिलेशन है वो भी बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो कहते हैं फॉर अ प्रिसाइज रिलेशनशिप, या बोल सकते हैं कि सारे एक कॉमन टर्म जो है जो हमें स्टार्ट करना है वो हमारे लिए एनाटॉमिकल पोजीशन होगा। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि एक इमेजिनरी पोजीशन है, और यूजुअली हम क्या करते हैं, इसको मेडिकल प्रैक्टिशनर आम बोलचाल में मतलब यूज़ करते हैं। सपोज करो कोई पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको कुछ डायग्नोस किया, उसको दूसरे डॉक्टर के पास रेफर किया, तो दूसरा डॉक्टर उसको कैसे समझेगा कि आपने क्या लिख के देखा। तो अदरवाइज वहाँ पे हो क्या रहा है, सभी लोगों ने सेम चीज़ पढ़ी, एनाटॉमिकल पोजीशन, तो वो भी इस बात को एज्यूम करके आपके डायग्नोसिस को पढ़ेगा कि आपने एनाटॉमिकल पोजीशन में ध्यान रख के ही सारे ये डायग्नोसिस उसके लिखे हैं, ठीक है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि एनाटॉमिकल पोजीशन में सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी पेशेंट या कोई भी पर्सन स्ट्रेट खड़ा होता है, यानी ना तो बैकवर्ड लीन होता है ना फॉरवर्ड लीन होता है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए। पर्सन शुड स्टैंडिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो कंडीशंस क्या होती है एनाटॉमिकल पोजीशन की, कि सबसे पहला क्या है, आदमी स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए, पर्सन शुड स्टैंडिंग स्ट्रेट। आइज उसकी फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए, अगर मैं सीधा खड़ा हूँ तो मेरी आंखें कहाँ हैं, दीवार को देखनी चाहिए, ठीक है। तो आइज आर लुकिंग फॉरवर्ड, यानी आंख क्या होनी चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए, ठीक है। दोनों जो उसके आर्म्स है वो बॉडी के दोनों साइड प्रेजेंट होने चाहिए, आर्म्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी। और जो पाम्स है, जो पामर सरफेस है, जो पाम है वो लुकिंग फॉरवर्ड, ये क्या हो, फॉरवर्ड फेसिंग होना चाहिए, ये भी बाहर की तरफ फॉरवर्ड फेसिंग होना चाहिए। दोनों जो अब लोअर लिम्स है वो पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के, और जो दोनों फीट है वो दोनों एक दूसरे के साथ साथ होने चाहिए। तो अगर ये कंडीशन है तो हम बोलेंगे कि पर्सन क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन में है। आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई चीज़ डायग्नोस करेंगे तो आपको सब चीज़ क्या, ये बात ध्यान में रखना है कि आपको एनाटॉमिकल पोजीशन को कंसिडर करना है। चाहे आपका पेशेंट लेटा हो, खड़ा हो, बैठा हो, वट एवर बी द पोजीशन, आप हमेशा एनाटॉमिकल पोजीशन में ध्यान में रख के ही अपने डायग्नोसिस को लिखेंगे। तो क्या कंडीशन होगी, पर्सन स्टैंडिंग स्ट्रेट, यानी पर्सन सीधा खड़ा होना चाहिए, ना तो बैकवर्ड ना फॉरवर्ड, कोई भी लीन नहीं होना चाहिए। आइज फॉरवर्ड होनी चाहिए, यानी सीधे देखता होना चाहिए। दोनों जो उसके हाथ है बॉडी के दोनों साइड होना चाहिए। पाम्स फॉरवर्ड फेसिंग हो, दोनों लेग्स पैरेलल हो, और फीट क्या है, साथ साथ टुगेदर आगे की तरफ हो। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। नेक्स्ट बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन के बाद सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन क्या है, ये एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर
कोई भी पेशेंट या कोई भी पर्सन अपने बैक या पीठ के सहारे लेटा हुआ होता है, यानी यहाँ पर क्या है, पर्सन इज लेइंग ऑन हिज और हर बैक, यानी अपने पीठ के बल वो लेटा हुआ होगा। जो उसके दोनों आर्म्स है बॉडी के दोनों साइड प्रेजेंट होंगे, पाम्स ऊपर की तरफ फेस होने चाहिए, यानी जो हाथ का ये जो पाम है ये ऊपर की तरफ फेस करने चाहिए, दोनों फीट्स टुगेदर होने चाहिए, यानी दोनों ये जो फीट हैं ये दोनों साथ साथ होने चाहिए। तो ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। सुपाइन का मतलब क्या है, बॉडी पीठ के बल लेटी हुई है, यानी आप पीठ के बल लेटे हुए हैं, तो उस कंडीशन वाली जो पोजीशन है उसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। प्रोन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पर कोई भी पेशेंट या कोई भी पर्सन क्या है, अपने चेस्ट के बल या फेस के बल या एब्डोमेन के बल लेटा हुआ है। यानी इस कंडीशन में क्या होगा कि जो पर्सन है वो अपने फेस, चेस्ट या एब्डोमेन के बल अगर लेटा हुआ है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे प्रोन कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होगा, अगेन जो उसके आर्म्स है बॉडी के दोनों साइड प्रेजेंट होने चाहिए, यहाँ पे जो पाम्स है वो नीचे की तरफ फेस करते होने चाहिए। बट यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें पाम ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, ये थोड़ा डायग्राम गलत है। यहाँ पे पाम क्या होगा, उल्टा होना चाहिए यहाँ पे, यानी ये जो पाम है नीचे की तरफ होना चाहिए। फीट्स अगेन यहाँ पे क्या होने चाहिए, साथ साथ होने चाहिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो फीट्स क्या है, साथ साथ होने चाहिए। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट अब बात करते हैं लिथोटॉमी पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशन अगेन क्या है, इस पोजीशन के अंदर कोई भी पर्सन क्या है अपने बैक के सहारे लेटा हुआ है, यानी अपनी क्या है बैक के यानी पीठ के सहारे लेटा हुआ है, दोनों इसके लेग्स ऊपर की तरफ होंगे और जो फीट है उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्ट्रैप होगा। जनरली इस पोजीशन का यूज़ हम डिलीवरी के समय करते हैं, या इसी के लिए इसको बोलते हैं डिलीवरी पोजीशन। और इसका यूज़ कब किया जाता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी के डिलीवरी के समय इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेन, दैट इज एनाटॉमिकल प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब क्या होता है, 2D बॉडी, एक सरफेस, यानी बॉडी से पास आउट होने वाले सरफेसेस के बारे में हम डील कर रहे हैं। ठीक है, ये जो एनाटॉमिकल प्लेन्स है ये भी कैसा होता है, इमेजनरी नेचर के होते हैं। ये भी कैसे हैं, इमेजनरी होते हैं, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये इमेजनरी होते हैं। तो उसको समझने से पहले सबसे पहला जो प्लेन है वो है मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन को समझने से पहले ये समझते हैं कि हमारी बॉडी में ये एक जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है ये हमारी मिड लाइन है। ये क्या है, ये मिड लाइन है। ठीक है, तो अगर कोई वर्टिकल प्लेन, अगर कोई वर्टिकल प्लेन इस मिड लाइन से पास आउट होता है और बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, दो इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड करेगा, तो ऐसे प्लेन को हम बोलते हैं मीडियन प्लेन या मिड सजाइटल प्लेन। यानी ऐसे प्लेन, ठीक है, जो बॉडी के मिड लाइन से पास आउट होके बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, यानी राइट एक क्या होगा, एक होगा राइट पार्ट और एक क्या होगा, लेफ्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी इक्वली डिवाइड होगा। यही एक ऐसा प्लेन है जिस प्लेन से हम बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्लेन से बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये कैसा है, एक वर्टिकल प्लेन है, ये एक वर्टिकल प्लेन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मिड लाइन से, मिड लाइन से। ठीक है, द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड डिवाइडिंग इट इनटू द टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ इज कॉल्ड एज मीडियन या मिड सजाइटल प्लेन। यानी एक ऐसा प्लेन जो बॉडी के मिड लाइन से पास आउट हो और बॉडी को दो इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर दे, उसको मीडियन या मिड सजाइटल प्लेन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सजाइटल प्लेन। ठीक है, सजाइटल प्लेन क्या होता है, ये भी एक टाइप का वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है और साथ के साथ ये क्या होता है, ये पैरेलल होता है, पैरेलल टू मीडियन प्लेन, मीडियन प्लेन। ठीक है, साथ के साथ ये क्या हो सकता है, सजाइटल प्लेन मैनी हो सकते हैं, मैनी इन नंबर्स, मैनी इन नंबर्स, ये बहुत सारे नंबर्स में हो सकते हैं। और ये क्या है, बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट डिवाइड बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स, ये बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। तो सजाइटल प्लेन क्या होता है, सपोज करो ये मेरे पास मीडियन प्लेन है, ये मीडियन प्लेन है, मीडियन प्लेन के पैरेलल बहुत सारी, जैसे सपोज करो एक ये पैरेलल लाइन हो गई, एक ये पैरेलल लाइन हो गई, एक ये पैरेलल लाइन हो गई, सेम एज ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन। इस तरीके से हम मल्टीपल पैरेलल लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारे के सारे पैरेलल लाइन्स क्या कहलाएंगे, आपके सजाइटल प्लेन कहलाएंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सजाइटल प्लेन कहलाते हैं आपके। ठीक है,
अब ये सजाइटल प्लेन बॉडी को राइट और लेफ्ट पार्ट में तो डिवाइड करेंगे, बट इक्वल पार्ट में ये डिवाइड नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो सजाइटल प्लेन क्या होता है, पैरेलल होता है मीडियन प्लेन के, और ये भी वर्टिकल प्लेन जैसा ही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोरोनल प्लेन। अब ये जो कोरोनल प्लेन है, कोरोनल प्लेन परपेंडिकुलर होता है किसके, आपके मीडियन प्लेन के, ठीक है, मीडियल या सजाइटल प्लेन के। तो ये भी एक टाइप का क्या है, वर्टिकल प्लेन है। पहली चीज तो ये कि ये क्या है, ये भी एक वर्टिकल प्लेन होता है। उसके बाद ये वर्टिकल प्लेन क्या है, ये साथ के साथ जो मीडियन प्लेन या सजाइटल प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है, यानी उससे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू बोथ मीडियन एंड सजाइटल प्लेन। ये दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये जो बॉडी को डिवाइड करता है ये क्या है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी बॉडी का इधर से पार्ट को क्या बोलेंगे, एंटीरियर पार्ट, पीछे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर पार्ट। तो ये करता क्या है, डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। बॉडी को एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली डिवाइड करता है। अब इसका नाम कोरोनल प्लेन क्यों पड़ा, क्योंकि कोरोनल प्लेन जहाँ से पास आउट होता है वहाँ पे स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है कोरोनल, कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर से पास आउट होने की वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कोरोनल प्लेन बोल रहे हैं। तो ये भी वर्टिकल प्लेन होता है, परपेंडिकुलर होगा मीडियन और सजाइटल प्लेन के। उसके अलावा ये ध्यान रखना है कि ये भी क्या हो सकता है, मैनी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही कोरोनल प्लेन होगा, मैनी हो सकते हैं, इट कैन बी मैनी, इट कैन बी मैनी, ये भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कोरोनल प्लेन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। अब ये ट्रांसवर्स प्लेन बेसिकली क्या है, अब तक हमने जितने भी प्लेन्स पढ़े थे वो सारे वर्टिकल प्लेन्स थे। ट्रांसवर्स प्लेन कैसा होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ पे ये मैंने मेंशन कर रखा है। ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है किसके, आपके मीडियन प्लेन और सजाइटल प्लेन के, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होगा किसके, परपेंडिकुलर होगा सजाइटल प्लेन और कोरोनल प्लेन के, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और ये बॉडी को डिवाइड कर सकता है अपर एंड लोअर पार्ट्स में, ठीक है। बॉडी को डिवाइड करेगा अपर एंड लोअर पार्ट्स में। सपोज करो ये वाला आपका क्या है, ये वाला ट्रांसवर्स प्लेन है, तो ये क्या है, कोरोनल प्लेन और सजाइटल प्लेन दोनों के परपेंडिकुलर है, और ये बॉडी को क्या कर रहा है, अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में ये डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स प्लेन हो गया। नेक्स्ट ऑब्लिक प्लेन की बात करते हैं। ऑब्लिक प्लेन सबसे आसान प्लेन है। अगर कोई प्लेन ना तो ट्रांसवर्स है, ना ही सजाइटल है, ना ही कोरोनल है, इनके अलावा जितने भी प्लेन्स हैं वो सारे प्लेन, वो प्लेन क्या कहलाएगा, ऑब्लिक प्लेन करेगा, ठीक है। यानी ऊपर वाला कोई भी प्लेन नहीं है। ऑब्लिक का मतलब क्या है, किसी एंगल पे अगर हम बॉडी को किसी एंगल से काटते हैं तो वो जो प्लेन होगा, दैट प्लेन इज नॉन एज ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। ठीक है, तो ऑब्लिक का मतलब क्या होगा, समथिंग इज नॉट पैरेलल और परपेंडिकुलर या राइट एंगल, यानी एक ऐसा प्लेन जो ना तो पैरेलल है ना ही राइट एंगल या परपेंडिकुलर है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये किसी भी एंगल पे बॉडी को डिवाइड करता है, ठीक है। डिवाइड्स द बॉडी इन सम एंगल, किसी एंगल में डिवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर वो पॉइंट है जहाँ पर तीनों कार्डिनल प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या एक दूसरे से मतलब कि इंटरेक्ट करके एक दूसरे को कट करते हैं, उसको ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे सपोज करो यहाँ पे कोरोनल प्लेन है, सजाइटल प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन है, तीनों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, और यहीं पे हमारा पूरा का पूरा मास कंसंट्रेट होता है। सो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ यहीं तक था। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बनता है, कोई सजेशन है आपका, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।